हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने 9 अकाउंटिंग टर्म्स की चर्चा कर ली है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बाबू, काफी सारी चर्चा आपसे करनी है, लेकिन मैं अकाउंटिंग टर्म 10th की चर्चा नहीं कर रहा। 2 मिनट के लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सब सामने देखते रहना। बेटा, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल ईयर। सर, 45 मिनट किसी की कोई आवाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उतना काम कराना है जितना 3 लेक्चर में होता है, इसलिए बाबू मैं बार बार ये नहीं कह सकता चुप हो जाओ। ये जिम्मेदारी आप खुद लोगे। बेटा, मैं एक अकाउंटिंग टर्म का डिस्कशन करने जा रहा हूं। अकाउंटिंग टर्म है फाइनेंशियल ईयर। आराम से समझना क्या है बाबू। accounts will prepared for a specific period of time and that specific time period is a financial year। प्लीज सब सामने देखेंगे, बिल्कुल चुप, आवाज ना आए 1 मिनट भी किसी की। बाबू, अकाउंट्स ना कोई भी फॉर्म बनाएगी तो बेटा एक पर्टिकुलर साल के लिए बनाएगी, ऐसा तय हुआ। और वो साल कैलेंडर ईयर नहीं होगा। मैंने कैलेंडर ईयर लिखकर काट दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 जनवरी से अकाउंट शुरू करूंगा और 31 दिसंबर से बनाऊंगा, 31 दिसंबर तक बनाऊंगा। नहीं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती और ना ही आपको करने की एडवाइस दी जाती। बेटा, अकाउंट्स जरूर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनते हैं और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी 1 साल ही है, पर वो 1 साल कैलेंडर ईयर नहीं है बेटा, वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर है। बेटा, ये फाइनेंशियल ईयर क्या चीज होती है? बेटा, फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और बेटा खत्म होता है ये हर साल 31 मार्च को अगले साल। ठीक है जी बाबू, यानी कि अगर आप अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहे हो 1 अप्रैल 2022 से तो वो खत्म होगा 31 मार्च 23 को। अगर आप अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहे हो 1 अप्रैल 23 से तो वो खत्म होगा 31 मार्च 24 को। आप अकाउंट्स बना रहे हो 1 अप्रैल 24 से तो वो खत्म होगा 31 मार्च 25 को। बाबू, कुछ लोग इसको प्यार से ऐसे भी बोलते हैं 23-24, कि मैं 23-24 के लिए अकाउंट्स बना रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं 21-22 के लिए अकाउंट्स बना रहा हूँ। सर, व्हाट डू यू मीन बाय 21-22? इसका मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर जो 21 में शुरू हुआ, शुरू तो 1 अप्रैल को ही होगा, और वो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म कब हुआ, 22 में खत्म हुआ। कब खत्म होगा? 31 मार्च 22। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं 19-20 तो इसका मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है जी बाबू, फाइनेंशियल ईयर के लिए ही अकाउंट्स बनते हैं, पर बेटा जिस ईयर बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो इस ईयर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर आप फॉलो करते, और जिस ईयर बिजनेस बंद होता है ना ही उस साल आप कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते। क्यों नहीं करते, वजह भी है। बाबू एक बात बताओ, आज मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना था और मुझे बिजनेस शुरू करना था, क्या मैंने ये देखा कि आज 1 अप्रैल है? आकाश में पूछ करो, सामने देखो बेटा, पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट फॉलो नहीं होता, ना ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट फॉलो होता है। क्यों? वजह है ना उसकी। बाबू मान लो आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या मैं ये देखकर शिफ्ट करता हूँ जी आज 1 अप्रैल है और नहीं है तो मैं शिफ्ट नहीं करता, या नहीं है तो मैं बिजनेस शुरू नहीं करता? बेटा ऐसा कोई नहीं देखता। आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया और आज 15 सितंबर है, आप ये नहीं देखोगे कि 1 अप्रैल कब आएगी और मैं खाली बैठता हूँ। खाली बैठ जाओगे, 6.5 महीने बाद आएगी 1 अप्रैल। कौन बैठेगा भैया? 15 सितंबर को ही शुरू कर दोगे ना? या अगर मेरे दिमाग में आइडिया 2 अगस्त को आए तो 2 अगस्त को ही शुरू कर दूंगा ना, या मैं इंतजार देखूंगा 1 अप्रैल कब आएगी? कोई नहीं देखता बेटा। मान लो अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया 15 सितंबर 2024, तो पहले साल आपके अकाउंट्स बनेंगे यहीं से शुरू हो जाएंगे और खत्म होंगे 31 मार्च 2025 को। जो भी कमिंग 25 आकाश हो, लो जी सुनना बाबू, 15 सितंबर 24 को आपने धंधा शुरू करा, जो भी सबसे पहले 31 मार्च आने वाली है माँ अकाउंट क्लोज कर दोगे आप फर्स्ट ईयर के। अगले साल बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होगा बेटा। 25-26 के लिए अकाउंट्स बनाओगे, 25-26 मतलब 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, फिर 26-27, ये कहानी चलती रहेगी बेटा। लास्ट डे जब आप बिजनेस बंद करोगे वो कोई भी वजह हो सकती है। सर क्या ये देखकर बंद करोगे कि आज 31 मार्च है कि नहीं?
ऐसा कोई करता है क्या? कभी भी नहीं करता। मान लो बेटा एक एज के बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हो, आज 2040 चल रहा है, ठीक है जी, और आपको लगता है कि मैं धंधा नहीं कर सकता, और आज 17 जुलाई है बेटा, 17 जुलाई 2040 को आपने धंधा बंद कर दिया। सर यानी कि इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना चला होगा? बस कुछ ही दिन, 1 अप्रैल 40 से लेकर 17 जुलाई 40 तक, और बिजनेस खत्म। इसलिए मैं बोल रहा था कभी भी बेटा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं चलता। बाकी सारे बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर पूरे चलते हैं, यानी कि अकाउंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही बनता है, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर है, और ये फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंट्स बनते चले जा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रही है सारी बात? फाइनेंशियल ईयर डन। बाबू मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, वापसी से बेसिक अकाउंटिंग टर्म पर आ चुका हूँ, 9 टर्म्स में क्लियर कर चुका हूँ, 10, 11, 12, आज 3 टर्म्स मुझे और क्लियर करनी है, और बहुत सारी और एक्स्ट्रा बात भी आपके साथ करनी है, सब सामने देखते रहिए बेटा। 10th टर्म जिसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ बेटा, 10th टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा, ये प्रीपेड क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, एडवांस में किसी को पे करना। बाबू आप अकाउंट्स बनाते हो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, मान लो बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, तो आप अकाउंट्स बना रहे होंगे 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24। बेटा 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, टोटल कितने महीने? 12 महीने। बाबू मान लो आपके यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता है, आपके बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करता है और आप उसको सैलरी देते हो, ठीक है जी बेटा। मार्च मंथ तक आप उसको सैलरी दे चुके हो, 12 महीने की सैलरी दे चुके हो। वो 20 मार्च को आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे 1 मंथ की सैलरी एडवांस चाहिए, अप्रैल मंथ की, अगले साल के अप्रैल मंथ की मुझे सैलरी एडवांस चाहिए। आपने कहा क्या हो गया? उसने कहा जी मेरे घर में कुछ इमरजेंसी है, अगर आप दे सकते हो तो मैं बिजनेस में रहूंगा, वरना मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ आपका, मेरे पास इतनी इमरजेंसी कि मुझे आज पैसे चाहिए ही चाहिए। और आपने क्या करा? इन अ गुड फेथ उसको बेटा पैसे निकाल के दे दिए, अगले महीने की सैलरी एडवांस दे दी। बेटा आप अकाउंट्स बनाते हो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 12 महीने के लिए, और आपने क्या करा? उसको 13 महीने की सैलरी दे दी। 12 महीने की पहले दे चुके थे, 1 महीने की एडवांस दे दी। बाबू आपको नहीं लगता क्या ये पेड इन एडवांस नहीं है? क्या ये मैंने अगले साल शुरू होने वाले पैसे आज ही नहीं दे दिए उसको? यही तो प्रीपेड है। एक बात बताओ, प्रीपेड सिम कार्ड आप सब यूज करते हो, क्या होता है प्रीपेड? कि आज पैसे भुगत लो, आज खर्चा कर लो, फ्यूचर में ऐश ले लेना। सर आज आप रिचार्ज करते हो 84 डेज का, अगले 84 डेज तक तो मजे हैं, आज पैसे भुगत लो बेटा, ऐश कर लेना। तो बाबू अगर आज आपने उसकी सैलरी दे दी है, अगले महीने की 1 तारीख से आपके मजे हैं बेटा, 30 तारीख तक उसको कुछ भी पे नहीं करना। आपको नहीं लगता बेटा ये एक प्रीपेड सैलरी है, ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है? समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक और टर्म आती है बिल्कुल इससे रिलेटेड, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू बट नॉट येट पेड मतलब बाबू या तो आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ड्यू बट नॉट येट पेड। बाबू एक्सपेंस हो चुका है, बस पे नहीं हुआ। कैसे? बेटा आपके यहाँ मान लो ये सिस्टम है कि कोई इंसान 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक काम करता है, तो आप उसको सैलरी देते हो 1 मई को, यानी कि पूरा महीना काम कराने के बाद 1 तारीख को अगले महीने की। 1 मई से लेकर 31 मई काम करता है, तो आप उसको सैलरी देते हो 1 जून को। बाबू ये कहानी चलती रहती है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काम करता है, तो आप सैलरी देते हो 1 फरवरी को। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक काम करता है, तो 1 मार्च को सैलरी देते हो। बेटा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काम करता है, तो 1 अप्रैल को सैलरी देते हो। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। बेटा 11 महीने ठीक ठाक बीत गए आपके, जैसे जैसे महीने बीतते गए अगले महीने की 1 तारीख को आप पे करते गए। आपने 31 मार्च तक उससे काम ले लिया है,
ठीक है जी, आज आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 31 मार्च के दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है बेटा, आपने सैलरी कब देनी है? अगले दिन सुबह देनी है उसको सैलरी। पर आज मैं अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, अकाउंट्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? बेटा मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस हो चुका है, कैसे हो चुका है भैया? उसने 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक काम कर दिया आपके लिए, आपने ही पे नहीं करा। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आपने उसको सिर्फ 11 महीने की सैलरी दी है। अभी जो आखिरी महीने की सैलरी बची है वो तो अगले दिन सुबह दोगे, आप पे नहीं कर पाए उसको अभी भी, अगले दिन सुबह तो पे करोगे। तो बेटा इसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंस हो चुका है बट नॉट येट पेड, पे नहीं हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है पक्का से? आगे बढ़ जाए बाबू। मैंने 2 और टर्म क्लियर कर दी, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर क्लियर किया था। एक और टर्म का डिस्कशन करते हैं फटाफट से। टर्म का नाम है डिस्काउंट। बैच 5:15 बजे तक चलाएंगे, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो बात करेंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड पर चलते रहना, बिल्कुल चुप बैठना। सॉरी 6:15 तक। बेटा डिस्काउंट की बात कर, बच्चे बड़े खुश, अभी होने वाली है छुट्टी। बाबू डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट क्या चीज है बेटा? अगेन कल वाली बात करते हैं। आप एक डीलर हो, फ्लू जीन्स बेचते हो अपने बिजनेस में, ठीक है बाबू? बिल्कुल जो आप एक डीलर हो, फ्लू जीन्स बेचते हो अपने बिजनेस में। आपकी दुकान पर एक कस्टमर आता है बेटा, जीन्स उठाता है, जीन्स के ऊपर MRP है 2500 रुपये। वो आपसे पूछता है जी जीन्स कितने की? आपने कहा जी जीन्स 2500 रुपये की। उसने कहा जी मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, मैं भी एक रिटेलर हूँ, मेरा भी बिजनेस है, पर्टिकुलर जगह पर बिजनेस है, मैं आपसे एक जीन्स खरीदने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बल्क में जीन्स लूंगा, मुझे डिस्काउंट बताओ। उसने कहा जी अगर आप बल्क में जीन्स लेते हो तो मैं 20% डिस्काउंट छोड़ दूंगा। आप बिजनेसमैन को तो MRP पे नहीं बेच सकते ना, फिर वो क्या कमाएगा अगर आपने उसको ही MRP पे दिया? उसने कहा जी मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप बल्क में खरीदते हो। और बेटा उस इंसान ने, उस रिटेलर ने आपसे 200 जीन्स खरीदी जिसकी MRP बनती है 5 लाख रुपए, आपने 20% डिस्काउंट दिया 1 लाख, यानी कि उससे 4 लाख रुपए ले लिए। बेटा जो डिस्काउंट आप क्वांटिटी की वजह से देते हो, ऐसी डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जिनको पता है उनको पता है बेटा, है ना? आपने तो बाबू, मैं तो आज ट्रेड डिस्काउंट टर्म रिवाइज करा रहा हूँ बाबू, कईयों ने तो जर्नल एंट्री में महारत हासिल कर रखी है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पर, उनको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाबू ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऐसी डिस्काउंट जो क्वांटिटी की वजह से दी जाती है, बल्क की वजह से दी जाती है, ऐसे डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होती है। और बाबू लास्ट टाइम भी मैंने एक बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। बेटा कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं रिकॉर्ड क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा बड़ी सिंपल बात ये बोल देता हूँ, जब मैं बेटा इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो सीधा सीधा रिकॉर्ड कर देता हूँ मैंने सेल्स करी 4 लाख रुपए की। मैं ऐसे नहीं दिखाता कि जब मैं सेल कर रहा था MRP थी 5 लाख, मैंने 1 लाख की डिस्काउंट कर दी और मैंने 4 लाख का सामान बेचा। मैं सीधा लिखता हूँ मेरी सेल्स ही 4 लाख रुपए हुई। जब मैंने सीधा यही लिख दिया सेल 4 लाख रुपए की हुई, ना तो MRP कहीं रिकॉर्ड हुआ, ना ही ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड हुई। समझ में आई बात? ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड नोवेयर। जितनी मर्जी अकाउंट्स पढ़ लो, ट्रेड डिस्काउंट आज से लेकर पूरी जिंदगी तक कहीं नहीं दिखाओगे आप। ट्रेड डिस्काउंट का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, दैट्स इट। इसके अलावा बेटा मेरे पास एक और तरीके की डिस्काउंट होती है बेटा, जिसको मैं बोलता हूँ कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या चीज होती है समझाता हूँ। मान लो बेटा ये जो रिटेलर है ना, आपके पास पहली बार नहीं 100 डीलिंग के बाद आ रहा है, 100 डीलिंग हो चुकी है इससे, और आप इसको उधार भी देते हो अच्छा खासा। बाबू आज इसने आपसे 4 लाख रुपए का सामान खरीदा, क्योंकि क्वांटिटी में खरीदा तो आपने क्वांटिटी की वजह से ट्रेड डिस्काउंट भी दे दी। इसने जब 4 लाख रुपए का सामान खरीदा तो बेटा इस आपका और इसके बीच में थोड़े से रिलेशन बढ़िया है, तय हुआ कि ये 2 महीने के बाद आपको 4 लाख रुपए देगा।
ठीक है, आपने कहा कोई फेयर एनफ, तो 2 महीने के बाद दे दियो। बेटा जब ये दुकान से निकल रहा था ना, आपने कहा एक मिनट बात सुनता जा मेरी, अगर तू अभी मुझे ये पैसे देता है तो मैं तेरे को 5% डिस्काउंट और दे दूंगा। बेटा ये जो डिस्काउंट आप देने की कोशिश कर रहे हो ना 5%, इसी का नाम कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से दी जाती है। जब आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए, अभी चाहिए ना, इमीडिएट पेमेंट चाहिए ना, आपको लग रहा है ना कि आज पैसे मिल जाए कितना अच्छा होगा, तो बेटा जो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो बेटा इसको ही हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अच्छा अगर ये आज पेमेंट कर दे तो 20,000 रुपए बच जाएंगे, 4 लाख का 5%, 20,000 रुपए बच जाएंगे कि नहीं इसके? आपका 20,000 का लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हाँ हो तो जाएगा, पर बाबू 3,80,000 रुपए अभी मिल जाएंगे, वरना 4 लाख रुपए मिलते 2 महीने के बाद। शायद आपके दिमाग में ये हो कि 3,80,000 रुपए अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो 2 महीने में 20,000 से ज्यादा कमा लोगे, इसलिए लोग कैश डिस्काउंट दे देते हैं। आप समझोगे ना, सिचुएशन समझो बेटा। एक बिजनेसमैन की सोच बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़ा फाइनेंस मैनेजर होता है, वो बात अलग है कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं। बाबू अगर ये पैसे 2 महीने के बाद आते, 4 लाख आते, वो एक सिचुएशन है। अगर आज आपने 20,000 की डिस्काउंट दे दी 5%, 380 अभी आ जाएंगे ऑन द स्पॉट। क्या ये अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो 2 महीने में हो सकता है 20,000 से ज्यादा कमा लो? ये सोच हो उसकी बिजनेसमैन की, इसी वजह से वो डिस्काउंट दे रहा है। क्लियर है बेटा बात? बाबू अगर आपने ये डिस्काउंट दी है तो इसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट अलाउड। और हो सकता है कि ये डिस्काउंट आपको मिली होती, मान लो आप वो रिटेलर हो जो किसी की दुकान पे सामान खरीद कर आए हो, उसने आपको कहा है कि अगर अभी पेमेंट करते हो तो 20,000 छोड़ दूंगा, और आपने अभी पेमेंट कर दी। सर ये डिस्काउंट हो सकता है आपने दी हो तो मैं क्या बोलूंगा, कैश डिस्काउंट अलाउड, और अगर आपको मिली हो तो मैं क्या बोलूंगा, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुझे अकाउंट्स किसी के भी बनाने पड़ सकते हैं, उस रिटेलर के लिए भी और इस बिजनेसमैन के लिए भी। एक के लिए वो कैश डिस्काउंट अलाउड है, दूसरे के लिए वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है। ट्रेड डिस्काउंट किसी की भी कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चलो जी बाबू। बेसिक अकाउंटिंग टर्म है मेरे पास 12 टर्म है, मैंने पूरी कर दी। थर्ड वन मैंने लिखवाई हुई है फिक्टिशियस एसेट्स, और बेटा मैंने एक पेज पूरा छुड़वाया हुआ है आपको, वो अभी भी छुटा रहेगा। हार्डली से पहले पहले पूरा हो जाएगा जब पता लग जाएगा। ठीक है जी, 12 टर्म पहले लिखवाई थी, 12 ही आज लिखवा रहा हूँ। 13th टर्म लिखवा कर छोड़ी हुई है, एक पूरा पेज छुड़वाया हुआ है। जब समझा दूंगा तो पक्का से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी छुटे नहीं तो। ठीक है जी, उसके बाद बेटा मैं कुछ और टर्म्स का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आप सामने देखते रहेंगे। मैं एक टर्म का डिस्कशन करने जा रहा हूँ नॉन एज स्टॉक। बस बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होना, ना मुझे करना, सामने देखो। मान लो बेटा आपने धंधा स्टार्ट किया 15 जुलाई 2024। मुझे बताना आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025। ठीक है जी, पहला फाइनेंशियल ईयर डिस्टर्ब रहेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद कॉन्टिन्यूस रहेंगे, 25, 26, 27 चलता रहेगा। ठीक है जी बाबू, आज आपने धंधा शुरू किया, अगेन आप बिजनेस में जीन्स बेचोगे, फ्लू जीन्स। बेटा आज आपने 1,000 जीन्स खरीदी हैं, प्लीज सामने देखना। आज आपने 1,000 जीन्स परचेज की हैं बिजनेस में, और बाबू आज कोई भी जीन्स आपने बेची नहीं है। 1,000 जीन्स खरीदी, ये आपकी दुकान है, जीन्स से भरा स्टॉक, रात को ताला लगाया, घर आ गए। मुझे एक बात बताना, दुकान पे कितनी जीन्स का स्टॉक पड़ा है? फटाफट बताओ, दुकान पे कितनी जीन्स का स्टॉक पड़ा है? 1,000? पक्का से सब सहमत है इस बात से? बाबू अगले दिन आप दुकान खोलते हो, आज 16 जुलाई है, बेटा 2 जीन्स बिक जाती हैं, 2 जीन्स बिक जाती हैं, और रात को बेटा आप उठकर घर आ जाते हो। दुकान पे स्टॉक कितना? 998, 998 इतनी जीन्स पड़ी है दुकान पर। बाबू अगले दिन आप फिर दुकान खोलते हो 17 तारीख को, और बेटा 8 जीन्स और बेचाते हो। दुकान पे स्टॉक कितना है रात को? 990 जीन्स।
बाबू ये कहानी चलती रहती है, कुछ परचेज करते हो कुछ सेल करते हो, कुछ परचेज करते हो कुछ सेल करते हो। मैं पूरे साल भर की परचेज सेल बता रहा हूँ आपको। पूरे साल भर में आपने 500 जीन्स बेच दी और 200 जीन्स और खरीद ली। मुझे बताना 31 मार्च के दिन स्टॉक कितना होगा। 300 और कम कर दो, कितना? 690, मतलब 990 के बाद की बता रहा हूँ। 990 के बाद आपने 500 जीन्स और बेच दी पूरे साल भर में और 200 और खरीद ली। बाबू 990 थी, 200 और खरीद ली, 1190 हो गई, 500 बेच दी, 690। बाबू ये कहानी चलती रही और 31 मार्च के दिन आपके पास जो दुकान पर स्टॉक बचा वो 690 जीन्स का बचा। बड़े काम की बात बता रहा हूँ बेटा। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है उसे हम प्यार से बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। भाई ठीक है, समझ में आता है। जो स्टॉक जो सारा दिन खरीद बेच करने के बाद बचता है वो स्टॉक है। खरीद करने से स्टॉक बढ़ता है बाबू, बेचने से स्टॉक गिरता है। ये तो बात समझ में आती है। जब जब मैं गुड्स खरीदता जाऊंगा स्टॉक बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मैं गुड्स बेचता जाऊंगा वैसे वैसे बेटा मेरा स्टॉक गिरता जाएगा। 31 मार्च के दिन जो स्टॉक होता है इसे क्लोजिंग स्टॉक ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा आज मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है तो उससे इसका नाम पड़ गया क्लोजिंग स्टॉक। दैट सिंपली मीन्स स्टॉक रिमेन्स unsold, stock remains unsold at the end of year। वो स्टॉक जो बिका नहीं है साल के आखिरी दिन तक उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वर्ड क्लोजिंग कहां से आया समझ में आया? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन स्टॉक है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे स्टॉक है तो इसे बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मैं बड़े काम की बात बोलूंगा, प्लीज सब सामने देखते रहें। बाबू आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 था, वो बात अलग है कि 1 अप्रैल 24 से शुरू नहीं हो रहा था। सब सामने देखना, मैं एक बड़े काम की बात बोलूंगा। सर अब जब अगला दिन आया, अगला दिन एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 शुरू हो रहा है कि नहीं अगला फाइनेंशियल ईयर? अच्छा एक बात बताओ, आप रात को 31 मार्च 25 को 690 जीन्स छोड़कर गए हो। प्लीज सामने देखना, आप पिछली रात 31 मार्च 2025 है 690 जीन्स छोड़कर गए हो। सुबह आए, दुकान खोली आपने, कितनी जीन्स होंगी? ऑब्वियसली 690, जितनी पिछले रात छोड़ के गए। जीन्स अंडा तो नहीं देती? अच्छा मैंने कहा 2 होगी सुबह। बाबू जीन्स अंडा तो नहीं देती ना, एक ही रहेगी। बाबू 690 दी तो सुबह भी 690 ही होंगी, मानते हो बात? अब मैं बड़े काम की बात बोलूंगा, जिनको पता है उनको याद आ गया होगा क्या बोलने वाला हूं मैं। सर 24-25 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही 25 और 26 का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। अरे भाई ये ओपनिंग स्टॉक क्या बोला है बेटा? फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जो स्टॉक होता है उससे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। भाई इसे ओपनिंग नाम क्यों दिया गया? सर फाइनेंशियल ईयर पहले दिन ओपन हो रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा ओपनिंग स्टॉक। अगर कोई चीज 24-25 के लिए क्लोजिंग स्टॉक है वही चीज 25 और 26 के लिए ओपनिंग स्टॉक भी है। सेम वे अगर 25-26 के लिए कोई चीज क्लोजिंग स्टॉक होगी तो बेटा 26-27 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? गर्व, सुजन, उदेश, चलो जी कशिश आ रही है आपको बात समझ? आगे बढ़ सकते हैं? बताओ जी, इतनी बात क्लियर है तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? फाइनेंशियल ईयर के दिन बचने वाला आखिरी, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बचने वाला स्टॉक क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बचने वाला स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, एक नई टर्म का डिस्कशन करते हैं, कैपिटल, और वो भी बेटा क्लोजिंग कैपिटल। आओ जी प्यारे बच्चों समझाता हूं। मान लो बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25 और आज आपने धंधा स्टार्ट किया है
पैसे लगाकर, और वो आपने कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख रुपए। सब सामने देखना बेटा, कंसेप्ट समझना, रटना नहीं। तो वो आज आपने धंधा स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख रुपए और बिजनेस शुरू कर दिया। बेटा बिजनेस बढ़ता गया आगे, 4 महीने के बाद ही 31 जुलाई को आपको महसूस दे गया कि 10 लाख रुपए मेरे बिजनेस के लिए एनफ नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया बेटा, पहले ही दिन ना जब 10 लाख रुपए डाले, इससे गुड्स खरीद लाए 9 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए आपने बचा लिया इमरजेंसी के लिए कि कोई और चीज के लिए कैश ना पड़ जाए जरूरत। फिर आपको एक दिन महसूस दिया कि कंप्यूटर चाहिए, आपने 50-60 हज़ार रुपए का कंप्यूटर खरीद लिया। एक दो आपने सैलरी पे कर दी अपने स्टाफ की 10-10 हज़ार करके, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। अब आप खाली हो चुके हो, दुकान पे स्टॉक एज इट इज है और कस्टमर किसी और चीज की डिमांड करता है। बाबू अब आपको लग रहा है कि यार ये 10 लाख रुपए एनफ नहीं है, और आपने क्या करा, 31 जुलाई को कुछ और कैपिटल भी बिजनेस में दोबारा डाल दी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बाबू आपने 5 लाख रुपए बिजनेस में दोबारा डाल दिए। मुझे बस एक बात बता दो, प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे? प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे? 15 लाख। कैसे? बाबू 10 लाख पहले लगाए थे, 5 लाख अब लगा दिए, टोटल कितने लग गए? 15। चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल वैसे मैं एक बात बतानी भूल गया, अब जिनको याद आ जाएगी, जिनको नहीं आएगी मैं उनको भी याद करा दूंगा। बाबू 30 सितंबर 2024 इस प्रोपराइटर के घर एक इमरजेंसी हो जाती है और ये आता है दुकान के गले में से 3 लाख रुपए निकाल के चल देता है। बेटा यानी कि ये पैसे निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज, और बेटा जब भी आप पैसे निकालते हो फॉर द पर्सनल यूज, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। बाबू इसने ड्राइंग्स कर ली 3 लाख रुपए की। मुझे बस एक बात बता दो, प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे? कितने? 12 लाख। कैसे डिसाइड हुआ? बाबू 10 लाख लगाए थे पहले, 5 और लगा दिए, 15 हो गए। 15 में से आपने 3 निकाल तो लिए वापसी, आपके धंधे में पैसे कितने लगे? 12 लाख। मैं यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ नए बच्चों के लिए, पुरानों को याद है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। बाबू ड्राइंग हमेशा कैपिटल को कम करती है, ध्यान रखना है, बात भूल मत जाना। ठीक है जी। बाबू 10 लगे थे, 5 और लग गए, 15, 3 निकाल लिए, कितने बचे? 12। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रही है सारी बात? बाबू धंधा पूरे साल भर चल गया। अब बाबू जब पूरा साल भर धंधा चला है, धंधे का कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, इधर प्रॉफिट और लॉस। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे साल धंधा करो और न्यूट्रल रहे, एट पार की पोजीशन पे हो, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। सर हो सकता है 100 सालों में से कभी एक बार होगा। ये जो सिचुएशन है ना एट पार की, 100 में से कहीं एक बार होगा। ठीक है ना जी, या तो प्रॉफिट कमाओगे धंधे में या लॉस कमाओगे। मान लो आपने प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए, बेटा कितने पैसे लगे हैं बिजनेस में? देखो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आराम से। सर आपने कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख और लगा दिए, ड्राइंग्स कर ली बेटा 3 लाख रुपए की। अभी तक इतनी बात मुझे सबने बता दी कि धंधे में प्रोपराइटर के पैसे लगे हुए हैं 12 लाख, है ना। अब एक बात और बता देता हूं काम की। बाबू जो इंसान धंधा चलाने का रिस्क लेता है, प्रोपराइटर ही तो रिस्क ले रहा है धंधा चलाने का, बिजनेस चलाने का, चाहे प्रॉफिट हो वो भी सारे उसके, चाहे लॉस हो वो भी सारे उसके। तो बाबू प्रोपराइटर ने रिस्क लिया है, बिजनेस कहता है प्रोपराइटर प्रॉफिट भी तेरा क्योंकि रिस्क तूने लिया था, और लॉस होता वो भी तेरा। बाबू आप बिजनेस प्रॉफिट सारा का सारा प्रोपराइटर को ही हैंड ओवर कर देता है। तो बाबू टोटल प्रोपराइटर के पैसे कितने लगे? 10 उसने लगाए, 5 उसने लगाए, 3 वो निकाल के ले गया, बिजनेस ने 3 लाख उसको कमा कर दे दिया। यानी कि उसके धंधे में अब पैसे दोबारा से कितने लग गए हैं? 15 ही लाख रुपए। 31 मार्च के दिन एक प्रोपराइटर के बिजनेस में जितने भी पैसे लगे होते हैं वही क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों इसका नाम क्लोजिंग पड़ा? अब समझदार को इशारा काफी, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, फाइनेंशियल ईयर आज क्लोज हो जाएगा, इसी वजह से नाम पड़ गया क्लोजिंग कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू नया फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा?
अगले दिन सुबह 1 अप्रैल 25 से 2026 अगले दिन पैसे कितने लगे हैं प्रोपराइटर के? जितनी पिछले रात लगे हुए थे, 15 लाख लगे हुए, छोड़ के क्या था अगले दिन सुबह? कोई अंडे तो नहीं देते कैपिटल, 15 ही लाख लगे होंगे। यानी कि बेटा जो कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होती है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वही चीज ओपनिंग कैपिटल भी होती है। ठीक है जी, अभी तक सारी बात क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। राजवीर सिंह सब सामने देखेंगे। आकाश भाई लो उत्तर, बस अब बिल्कुल चुप, सब सामने देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही सीरियस हो जाओ। 5-7 मिनट में माइंड अप कर रहा हूं बेटा। बात स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, सब सामने देखेंगे, बिल्कुल चुप बाबू। बात स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। मैं बाबू ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से पूरी अकाउंट्स चलती है। अगर बाबू ये बाहर निकल गया तो समझ लेना अकाउंट्स खत्म। ठीक है जी, आराम से सुनना, जिनको पता है इसकी इंपॉर्टेंस उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं समझाने जा रहा हूं। बाबू आज तक ना आपने साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े, ठीक है ना, 9th-10th में थे, साइंस के प्रिंसिपल पढ़ा करते थे, न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ, हमने सब पढ़ा। बाबू जैसे आपने साइंस के प्रिंसिपल पढ़े हैं वैसे ही अकाउंट्स भी बहुत सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक एक करके मैं सब कराऊंगा। हमारे पास 3rd चैप्टर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना जी। अभी बाबू मैं जितनी बातें आपके लिए जरूरी हैं सिर्फ उतनी बता रहा हूं, मैंने सारे प्रिंसिपल कराने हैं A to Z। बाबू पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब क्या है बेटा इस बात का? बाबू इस बात का मतलब है बिजनेस तेरी एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ अ बिजनेसमैन। मतलब बिजनेस तो बिल्कुल अलग बात है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग बात है। अब बेटा फिर वापसी से फोकस। बाबू नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मतलब बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ अ बिजनेसमैन। कहते हैं बिजनेस तो अलग चीज और बिजनेसमैन तो अलग चीज। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीचर से बहस मत कर लेना। बच्चों को ना लिटिल नॉलेज होती है और बहस करना शुरू कर देते हैं। मैंने ना अकाउंट्स में एक दिन ये पढ़ाया कि बिजनेस तो अलग चीज है और बिजनेसमैन तो अलग चीज है। अगले दिन टीचर बिजनेस स्टडीज में सोल राइटरशिप की बात कर रहा था, ठीक है ना, और सोल राइटरशिप में बोला जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही बात होते हैं। बेटा ये एक असम्पशन है और बिजनेस स्टडीज में लिखी हुई है रियलिटी। टीचर बढ़ा रहा होगा उसकी क्लास में कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक बात, कहता सर हो ही नहीं सकता, आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं पढ़ा कभी। टीचर से बहस बहस करी जा रहा, आधा पौना घंटा बहस करके वापसी आ गया। फिर मेरे पास आया शाम को, कहते भैया बताओ ये क्या बात हुई। मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया। मैं बेटा उसने बिल्कुल सही पढ़ाया। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। वो कम ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। हम आधा दूरा ज्ञान लेके चल देते हैं भाई साहब टीचर को आईना दिखाने। आओ प्यारे बच्चों, खैर दोबारा शुरू करते हैं वापसी से। बाबू यहाँ पर अजम्पशन है कि बिजनेस तो बिल्कुल अलग बात है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग बात है। बेटा ये अलग अलग मान लेने से क्या होगा? बाबू अलग मान लेने से जो होगा उसकी वजह से ही अकाउंट्स बनेंगे। बाबू माना क्या गया, एक बिजनेस है जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा और बेटा इसका एक प्रोपराइटर है मनीष कालड़ा। कहता है आप दोनों अलग अलग चीजों, एक नहीं हो आप। हम अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए और बिजनेसमैन के लिए। बेटा अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनते हैं, किसी बिजनेसमैन के अकाउंट्स नहीं बनते। घर सामने देख लो बेटा। बाबू अकाउंट्स किसके बनते हैं? हमेशा बिजनेस के बनते हैं, बिजनेसमैन के नहीं बनते। बेटा आप दोनों को अलग अलग माना गया, मानने से क्या हुआ, जैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए, बेटा बिजनेस ने पता है क्या बोला, मैं बिजनेसमैन, ये मेरा बिजनेस, मैंने इसको कैपिटल दी, मैंने कहा ले तेरे को स्टार्ट करने के लिए मैं पैसे देता हूं कैपिटल। क्या बोला सक्सेस मंत्रा ने? सक्सेस मंत्रा ने बोला भाई तू अलग चीज है, तूने मुझे पैसे दी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ये मेरे ऊपर कर्जा है, तेरे पैसे कल, आज नहीं तो कल वापस जरूर करूंगा।
यानी कि बेटा इस कंसेप्ट की वजह से कैपिटल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। कल आपने मुझसे टर्म पढ़ी है लायबिलिटी, क्या होती है लायबिलिटी? सिरदर्दियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ऑब्लिगेशंस। मैंने एक एग्जांपल दिया था बैंक लोन, याद है? अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है तो आज नहीं तो कल वापस तो करोगे। सेम वे मैं बिजनेस सक्सेस मंत्रा, आज किसी ने कैपिटल डाल दी, मनीष कालड़ा ने, भाई मानना क्या गया लॉ में कि बिजनेस तो अलग चीज और बिजनेसमैन जो पैसे डाल रहा है वो बिल्कुल अलग चीज। अगर उसने पैसे दिए हैं, भाई आप मेरे लिए थर्ड पार्टी हो, आपने मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे दे दिए, भाई मैं कभी ना कभी तो वापस करूंगा, तू अलग आदमी है मैं अलग आदमी हूं। लॉ ने कहा तो आपकी एंटिटी अलग अलग है, अगर आपने पैसे दिए भी हैं तो मैं कभी ना कभी तो ये पैसे वापस जरूर करूंगा। इस वजह से कैपिटल हमेशा लायबिलिटी के तौर पे दिखाई जाती है। और आपको बता देता हूं, अगर कैपिटल कभी भी आप लायबिलिटी के तौर पे ना दिखाओ, अकाउंट्स बन नहीं सकते, काटा मार के फाड़ के फेंक दो अकाउंट सब्जेक्ट को। अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा ना, अकाउंट्स कोई बना नहीं सकता, सारे प्रिंसिपल फेल हो जाएंगे अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो। समझ में आती है बात? अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर हो गई? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर? चलो जी, आखिरी बात वाइंड अप कर रहा हूं बाबू, एक आखिरी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं आज, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बेटा ये डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? बेटा देखो नाम से क्लियर करो, कहते हैं डुअल, डुअल मतलब दो, दो इम्पैक्ट। बाबू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि दुनिया में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जितनी भी, कोई सोच लो, कहता है कम से कम उसके दो इम्पैक्ट हैं। दुनिया में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कहता कोई उठाकर देख लो, कहता कम से कम दो इम्पैक्ट जरूर आएंगे। अच्छा जी ऐसा क्या? बाबू सोचकर देखते हैं एक दो ट्रांजैक्शन। मैं कहता हूं एक ट्रांजैक्शन मैंने लिखी, परचेज गुड्स 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा। बाबू क्या इसके दो इम्पैक्ट हैं? मेरे प्यारे बच्चों सोच लो। देखो जब आपने गुड्स खरीदा तो सबसे पहले मेरी दुकान पर स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड्स खरीदूंगा मेरी दुकान पर स्टॉक बढ़ जाएगा। और बेटा अगर ये गुड्स खरीदा है तो इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश गिर जाएगा कि नहीं? क्या दो इम्पैक्ट आए? बिल्कुल। बाबू अगर मैं कहूं सोल्ड गुड्स 4 लाख, 4 लाख का सामान बेचा, क्या इसके कितने इम्पैक्ट आएंगे? बाबू इसके भी दो इम्पैक्ट आएंगे। अगर आपने 4 लाख का सामान बेचा, आपकी दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा। अभी मैंने स्टॉक की एक बात बोली थी, जब हर परचेज से स्टॉक बढ़ता है और हर सेल से स्टॉक गिरता है, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल अभी बोला था 15 मिनट भी नहीं पहले। सर अगर मैंने दुकान से सेल करी है, जीन्स बेची है, मेरी दुकान से स्टॉक कम ही तो हो रहा है, पर बाबू कैश आ भी तो रहा है मेरी पॉकेट में, कैश तो बढ़ ही रहा है मेरे बिजनेस में। क्या दो इम्पैक्ट हैं? बिल्कुल। बाबू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर सामान बेचा, यही समझ लो 4 लाख रुपए। बाबू उधार पे सामान बेचा, क्या फर्क पड़ता है? तब भी दो इम्पैक्ट है। क्यों? बाबू अगर उधार पर सामान बेचा, सामान तो बेचा है, स्टॉक तो गिरेगा, पर बेटा बिजनेस के डेटर्स बढ़ भी तो जाएंगे। डेटर्स क्या होते हैं? कल बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। मेरे बिजनेस के वो कस्टमर जिनको मैं उधार पे सामान बेचता हूं, उनको बोलते हैं प्यार से हम डेटर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? ओके बाबू सेम वे अगर मैं कहूं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने उधार पर गुड्स खरीदे, तो बाबू चाहे उधार पर खरीदे स्टॉक तो बढ़ जाएगा। मैं उधार से सामान खरीद कर ला रहा हूं, दुकान पे स्टॉक तो फिर भी बढ़ रहा है, जीन्स खरीद के ले आऊं उधार पे, स्टॉक तो फिर भी बढ़ रहा है, पर बाबू साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी तो बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स क्या है? मेरे बिजनेस के वो सप्लायर्स जिनसे मैं उधार पर सामान खरीदता हूं, उन्हें प्यार से बोलता हूं क्रेडिटर्स।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? जिन्होंने पिछली बार टॉपिक किया था उन्हें अच्छे से पता लग गया होगा। अगला लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ गया है, मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, बहुत अच्छे से शिफ्ट हो चुका हूँ, बस थोड़ी सी बात पे एक पेंडिंग बचती है। तो अब वो डुअल एस्पेक्ट 3 बातें कहता है। मैंने अभी तक एक ही बात बोली कि दुनिया में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके कितने इंपैक्ट हैं? डुअल। डुअल मतलब 2 इंपैक्ट हैं। दुनिया में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है सबके 2 इंपैक्ट हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आई बात? एक ही बात बोल रहा हूं, रख रहा हूं आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों।